ओके, सो अभी तक हम लोगों ने क्या टॉपिक पढ़ा था उसको जल्दी से हम लोग रिकैप कर लेते हैं। आज हम लोग को बेसिकली रिटर्न्स पढ़ना था, लेकिन रिटर्न्स को पढ़ने से पहले हमें क्या क्या पॉइंट्स कवर हम लोग ने क्या क्या पॉइंट्स कवर कर लिया है, चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, रिटर्न्स को रिटर्न को करने से पहले हम लोगों ने सबसे पहली चीज़ तो क्या पढ़ा है, पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन पढ़ लिया है। यानी कि अगर हम लोग एक छोटे से नोट्स पे अगर हम लोग समझना चाहें तो हम लोगों ने देखो क्या क्या पढ़ लिया। हम लोग ने पढ़ लिया है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़ा, हम लोगों ने समझा जीएसटी रिटर्न प्रोसेस सीख लिया, ठीक है ना। इसको पीपीटी के थ्रू हम लोगों ने सीखा था। फिर हम लोगों ने किसके बारे में सीखा, इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स के बारे में भी समझ लिया, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स। साथ ही साथ हमने जीएसटी पेमेंट्स को भी सीखा, ठीक है। देखिए अभी मैं आपको बताऊँ, मान लो अगर किसी का जीएसटी पेमेंट अभी क्लियर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, अभी फिर से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें क्या, हमें ये तो पता होना चाहिए कि जीएसटी रिटर्न का प्रोसेस क्या है, ठीक है। जीएसटी रिटर्न का प्रोसेस जो हम लोग को सीखना है, ठीक है ना। हम लोग ने जो अभी जीएसटी प्रोसेस समझा है वो रेगुलर डीलर का, ठीक है ना, रेगुलर डीलर। और साथ ही साथ किसका, कंपोजिट। हम लोग ने कंपोजिट डीलर का बस फॉर्म देखा था कि कौन कौन से फॉर्म्स इन्हें भरने होते हैं, ठीक है। तो जब रेगुलर डीलर की हम लोगों ने बात की थी, तो रेगुलर डीलर में याद है आप लोग को, हम लोग ने बात किया था क्या, रेगुलर डीलर को क्या क्या करना पड़ता है, जीएसटीआर 1, ठीक है ना, जीएसटीआर 2। देखो जीएसटीआर 2A होता है, बेसिकली बस चेक करना होता है, ये चेकिंग करनी होती है कि हाँ इनवर्ट सप्लाई सही से आई है कि नहीं आई है। जीएसटीआर फिर 3B फाइल करना होता है। सही मायने में तो दो ही रिटर्न आपको फाइल करना है रेगुलर डीलर को, एक जीएसटीआर 1 जिसमें हम अपने आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देते हैं, जीएसटीआर 3B जो मंथली रिटर्न होता है, जीएसटीआर 2A ऑटो जनरेट होता है, हमें उसे बस चेक करना होता है। फिर हम लोगों ने साथ ही साथ किसका पढ़ा था, कंपोजिट डीलर। तो कंपोजिट डीलर में भी हमने देख लिया था जीएसटीआर क्या है, सॉरी जीएसटी सीएमपी 08, ये आपका क्वार्टरली रिटर्न है जो क्वार्टरली आपको फाइल करना है, और जो जीएसटीआर 4 है वो एनुअल फाइल करना है, ठीक है। ये चीज़ है। अब हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स में हम लोग ने 3 लेजर्स के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। सर हाँ बोलिए। सर जैसे वो रेगुलर डीलर के लिए सर वो डेट हाँ होता है अगले महीने के 10 तारीख तक रिटर्न भर देना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर कंपोजिशन स्कीम में भी ऐसा ही होता है। हाँ 18 तारीख, क्वार्टर खत्म होने के बाद अगले महीने की 18 तारीख तक आपको फाइल कर देना है। 18 या 20 है, 20 तारीख या 18 तारीख है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे उसको प्रैक्टिकली करते समय। फिर हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स के बारे में समझ लिया। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, इसमें हम लोगों ने एक चीज़ समझ लिया, 3 रजिस्टर होता है। सबसे पहली चीज़ होती है इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर, है ना, जिसमें कि हम लोग का क्या होता है, जो भी हमारा आउटवर्ड सप्लाई होता है ना, उसका जितना भी टैक्स होता है वो हमारे इस बुक में आ जाता है, इस रजिस्टर में आ जाता है, शामिल हो जाता है, कितना आपको टैक्स देना है। फिर हम लोग देखो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है यहाँ पे, क्रेडिट लेजर। सब लोग को पता है इसमें क्या होता है, जितना भी हमने परचेज किया होता है इनवर्ट सप्लाई जो हमारे 2A में दिखता है, जो 2A में दिखता है ना, वो कहाँ रिफ्लेक्ट करता है, क्रेडिट लेजर में। जीएसटीआर 1 में जो भरते हैं आउटवर्ड सप्लाई वाली, वो सब कहाँ दिखता है, लायबिलिटी रजिस्टर में दिख जाता है उसका टैक्स का अमाउंट, सिर्फ टैक्स अमाउंट। देन हमें क्या करना होता है,
अगला होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो जब हम लोग पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट के खाते में, ठीक है, तो वो कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा कैश लेजर में। तो ये 3 लेजर्स हैं जिनको आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो अभी तक जो हम लोगों ने जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो आप देख लो। पहला जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा हमने क्या समझा, जीएसटी रिटर्न प्रोसेस समझ लिया। थर्ड हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स, जीएसटी पेमेंट, ये हम लोगों ने स्टडी कर लिया, ठीक है। अब जल्दी से देखते हैं, यहाँ पर अपने पीपीटी पे आ जाते हैं। और एक और चीज मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये जो हम लोगों ने अभी जो टाइप किया ना, अब आज हम लोग को जीएसटी रिटर्न फाइल करना, हम लोग को भरना भी आना चाहिए, ठीक है। कहाँ गई स्क्रीन भाई, अच्छा गायब हो गई। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं पूरा। कॉपी भी नहीं होना है क्या, लगभग कॉपी नहीं होगा। चलो प्रिंट स्क्रीन ले लेते हैं। लेआउट में जाते हैं, यहाँ पे ब्लैंक लेआउट ले लेते हैं। चलिए ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें, सब लोग यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने, याद है रिटर्न प्रोसेस हम लोगों ने टाटा मोटर्स के एग्जांपल से समझा था। इन्होंने कुछ इनवर्ड सप्लाई किया, कुछ आउटवर्ड सप्लाई किया। 10th को इन्होंने GSTR 1 फाइल किया। ये इनवर्ड सप्लाई की डिटेल है और ये आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल है। सबसे पहला डेट आता है 10 तारीख, ठीक है। ऑन 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ एवरी डीलर इज लाइबल टू फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। GSTR 1 फाइल किया। प्रीमियम स्टील ने किया कि उन्होंने टाटा मोटर्स को बेचा। पावर एल्यूमिनियम ने कहा कि उन्होंने टाटा मोटर्स को 2 बिल है। और सुंदर रबड़ ने भी बता दिया इतना हमने टाटा मोटर्स को बेचा है। टाटा मोटर्स ने बताया कि हमने 4 बिल बनाए, रेज किए हैं। और इन कस्टमर का, नॉर्मली हम कस्टमर का और GSTN नंबर दोनों हम लोग मेंशन करते हैं पोर्टल पे। तो यानी कि हमें क्या करना होगा, अपने इनवॉइस वाइज डिटेल हमें देनी होगी। एक एक इनवॉइस की डिटेल, कौन सा बिल नंबर, किस पार्टी के नाम पे इशू किया, कितना अमाउंट था, कितना GSTN नंबर था, ये सब डिटेल हमें देना पड़ता है। देन फिर हम 11 to 15 के बीच में क्या करते हैं, डीलर को 2 काम करना होता है। GSTR 2A चेक करना होता है। GSTR 2A में ये चेक करना है कि जितनी भी परचेजिंग हम लोगों ने की है रजिस्टर्ड डीलर से, रेगुलर जिनसे भी डीलर से, क्या उन्होंने अपना रिटर्न फाइल कर दिया है। क्योंकि अगर फाइल कर दिया होगा तब वो हमारे GSTR 2A में शो करने लगेगी। और हमें बस क्या करना है, एक्सेप्ट करना है या मॉडिफाई या कैंसिल, तीनों में से जो ऑप्शन आपको सही है आपको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करिए। मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई, चेंजेस करना है। और कैंसिल कर देना है कि नहीं हमने कोई परचेजिंग नहीं की तो कैंसिल, ठीक है। GSTR 2 तब भरते हैं अगर कोई, GSTR 2 में हमें तब काम करना होता है अगर GSTR 2A में कोई परचेज हमारा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो ये प्रोसेस भी हम लोगों ने समझ लिया था। एक चीज ध्यान रखना, गवर्नमेंट जब स्टार्ट की थी ना समझाने का कि यार रिटर्न आपको क्या करना है, एक ही फाइल करना है, तो सब लोग कह रहे थे नहीं नहीं, तीन रिटर्न है, GSTR 1 2 3, तीन रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। फिर 12 महीने हैं तो 12 3 36 रिटर्न्स हो गए। जबकि इससे पहले के जितने भी वैट था चाहे सर्विस टैक्स था, इतने रिटर्न्स नहीं था। सर्विस टैक्स में से 2 ही रिटर्न्स थे, हाफ ईयरली फाइल करना होता था, ठीक है। वैट में आपका क्वार्टरली रिटर्न हुआ करता था, तो घूम फिर के साल भर में 4 रिटर्न फाइल होते थे, ठीक है।
तो इस तरीके से एक्साइज में था, हाँ हर महीने रिटर्न फाइल करना होता था, तो 12 रिटर्न होते थे। तो सबने जोड़ा यार, अगर हम जोड़ भी लेना, अगर मेरा सर्विस टैक्स का भी काम है, मेरा वैट का भी काम है ना, इन सब का अगर काम अगर जोड़ ले तो भी मेरे रिटर्न्स कितने होते हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने ऐसे ही तुम्हें वाइवा में भी समझाया कि पहले क्या था, वैट में कितने रिटर्न हुआ करते थे, वैट में 4 रिटर्न फाइल करना, सर्विस टैक्स में 2 रिटर्न, एक्साइज में 12 रिटर्न, तब भी जोड़ के कितना हुआ, 12 तो 14 4 18, 18 रिटर्न पूरे साल भर में हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब है क्या, सब लोग कंपेयर करने लगे यार, वहाँ पे 18 रिटर्न होता है, यहाँ पे तो 36 रिटर्न है, हर महीना 3-3 रिटर्न फाइल करना। तब गवर्नमेंट ने समझाना शुरू किया, नहीं नहीं देखो भाई, आपको ना एक ही रिटर्न फाइल करना है, जीएसटीआर 1 बस है जिसको आपको इनवॉइस वाइज डिटेल भरना पड़ेगा। जीएसटीआर 2 है आपको भरना नहीं है, तो बस देखना है, चेक करना है, मिलाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और अगर रिफ्लेक्ट नहीं करे तब 2 में डालना, अदरवाइज तो हमें 2 की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर सारे इनवॉइस सारे परचेजिंग मेरे यहाँ रिफ्लेक्ट कर लेंगे तो आपको 2 भरना ही नहीं है। तो ये वही करने कह रही थी गवर्नमेंट। ठीक है, और 3B में तो कुछ है ही नहीं, 3B में तो जीएसटीआर 1 2 की डिटेल आएगी और आपको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। तो गवर्नमेंट ये समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, एक चीज तुम लोग बताओ, जीएसटीआर 1 ठीक है हम भरेंगे एक इनवॉइस की डिटेल, लेकिन 2A क्या इग्नोर कर देंगे हम। तुम एज अ रिटर्न प्रिपेयर, जो तुम जाहिर सी बात है तुम अकाउंट देखोगे, तुम रिटर्न प्रिपेयर करोगे, तो 2A को इग्नोर तो नहीं ना कर सकते, तुमको एक एक इनवॉइस तो मिलाना पड़ेगा ना, उसके लिए बैठना पड़ेगा ना, उसके लिए तो देखना पड़ेगा ना। तो घूम फिर के तुम्हें भाई देखो, एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, कोई एंट्री को फीड करना नए सिरे से वो आसान है कि एंट्रीज को चेक करना आसान है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक टैली में एक कंपनी बनाई, उसमें कुछ मेरे से गलती हो गई है, मैं कहता हूँ मेरी गलती को तुम चेक करो, तो गलती को चेक करना आसान है कि मैं कहता हूँ नहीं नहीं कंपनी डिलीट के फिर से एंट्री मार दो, ये आसान है। इन दोनों से क्या आसान एंट्री है, मार दें। नई एंट्री करना ना, क्योंकि हम्म। गलती को ढूंढना ना और भी थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब मैं आपको बस इतना समझाना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने तो कह के निकल लिया कि नहीं नहीं 2A बस चेक करना, आपको फीड नहीं करना, लेकिन एज एन अकाउंटेंट, एज एन आप अगर हम बात करें कि हम लोग रिटर्न प्रिपेयर हैं, तो हम लोग को तो 2A भी फाइल करना, हमें काउंट करना है, नहीं नहीं जीएसटीआर 1 भी करना है, जीएसटीआर 2A भी करना है, तभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वरना इसको मैं स्किप कर देता। तीसरा नंबर जीएसटीआर 3B भी करना है हमें फाइल, है ना। तो हम अगर किसी को अगर सुनाएंगे कि हमको क्या क्या करना है, तो हम तो तीनों बताएंगे, हमें जीएसटी 1 भी करना होता है, 2A भी करना होता है, 3B भी करना होता है, और सामने वाले को अच्छा दिखेगा। सर, एक चीज पूछना है सर। आप पूछिए। सर ये कह रहे हैं जैसे कि जीएसटीआर 1 है और 2 है, मतलब कि इसमें एक एक इनवॉइस की डिटेल खुद से फीड करनी है, कि अगर हम जीएसटी रिटर्न मतलब अपना GSTIN नंबर डाल देते हैं तो वो सारी इनवॉइस की डिटेल अपने सामने आ जाता है? नहीं, हमें आउटवर्ड की डिटेल्स हमें खुद फीड करनी पड़ती है, जितनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल है इनवॉइस वाइज हमें फीड करनी पड़ेगी। ठीक है ना, अच्छा। वो भी किसको, जो हमने डीलर्स को सब, अगर हमने किसी कंज्यूमर को बेचा है तो उसको कंसोलिडेट करके डाल दो। जैसे मान लो मतलब मैंने मान लो 10 बिल किसी रेगुलर डीलर को बेचा है, रेगुलर या रजिस्टर्ड डीलर को, कंपोजिट ही हो चाहे कोई भी हो, है ना, तो मुझे उसका इनवॉइस वाइज डिटेल डालना पड़ेगा। लेकिन मान लो मैंने 5 बिल ऐसे भी बनाए हैं जो कंज्यूमर्स को बेचा है, उनका तो कोई रजिस्ट्रेशन है नहीं, बात समझे, किसी को 40,000 का बेचा, किसी को 50,000 का बेचा, किसी को 1 लाख का अच्छा, बेचा सबका कंज्यूमर्स को, एक उनको तो एक साथ साथ जोड़ मतलब के बस। तुम डाल दो। हाँ, हाँ, बात समझ में आया ना। लेकिन जैसे अभी मान लीजिए कोई रिटेल का शॉप है लेकिन वो जीएसटी में है, तो किसका, रिटेल शॉप है और वो भी जीएसटी नंबर मतलब दे रहा है, मतलब सेलिंग में, तो क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात तो है, भी रिटेल एक वाले एक को तो कंज्यूमर को डालना ही पड़ेगा। बेचना है, वो सीधे कैश सेल में दिखा देगा, कंसोलिडेट करके वैल्यू डाल दे, कितना वैल्यू टोटल सेल मतलब हुआ है। टोटल वैल्यू एक साथ दिखा देगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसमें ठीक जीएस है, मतलब एक एक पर्चा नहीं दिखाना पड़ेगा? नहीं नहीं, एक एक बिल की डिटेल देने की फिर रिक्वायरमेंट नहीं है, बात समझे। तो ये तो कंपोजिट टाइप भी हो गया ये। हाँ कंपोजिट टाइप में, लेकिन जितना भी हमने रेगुलर डीलर्स को बेचा है ना, ये जैसे देखो यहाँ पे हाँ। हम लोग यहाँ सामने देख रहे होगे, हमने 1 2 3 4 हमने लाइन से सब डीलर्स को ही बेचा है, जीएसटीआईएन नंबर सबका भरना पड़ेगा।
और उनको कब कब कौन कौन सा माल बेचा, किस डेट तक भरना पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा प्लेस सर, ऑफ, जैसे मतलब मोटा मोटी जो बिल होता है, मोटा मोटी बिल तो हम डाल दें, बाकी जो छोटा मोटा सेल होगा उसको कैश सेल्स में करके हाँ उसको इंक्लूड चढ़ा करके दो डाल एक दें। साथ, हाँ बिल्कुल 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 अच्छा, सही है, ठीक है ठीक सर। है ना। ओके, तो आप लोग को ये समझ में आ गया। हम तो एज एन अकाउंटेंट हम सामने वाले को काउंट कराने वाले हैं कि हमको ये भी करना है, ये भी करना है, हमें 3 काम करने हैं हर महीने, बात समझे। और अपना बर्डन, जब आप काम दिखाओगे तभी तो आपको सैलरी मिलेगी, बात समझे। और काम तो करना है, सिंपल सी बात। अब हम लोगों ने ये प्रोसेस समझ लिया था। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले GSTR 1 में, कि GSTR 1 में होता क्या है। मेनली यहाँ पे बताया जा रहा है इन GSTR 1 मेनली 11 टेबल्स आर देयर। हालांकि ये 11 टेबल्स में बात करूं, मैं पहले था, अभी कुछ टेबल्स और बढ़ा दिए गए हैं। फिलहाल मेनली जो टेबल्स हैं वो इतने यही हैं, जिसमें आपको क्या क्या देना होता है। सबसे पहले देखो यहाँ पे बोल रहा है B2B इनवॉइस। अगर हम लोग टेबल वाइज काउंट करें, पहला टेबल जो होता है वो क्या है, B2B इनवॉइस है। यानी कि जब हम GSTR 1 फाइल करने जाएंगे ना, तो उसमें कई सारे टेबल हैं। सबसे पहला टेबल हमसे कहता है, जैसे समझ लो तुम एक्सेल तुम सबने लगभग पढ़ा है, तो एक्सेल जब भरते ना तो उसमें शीट होता है ना, शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो वैसे ही समझ लो, इसमें क्या है, अलग अलग टेबल है। एक पहले B2B इनवॉइस है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की डिटेल भरो, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई टू रजिस्टर्ड डीलर, जितने भी रजिस्टर्ड डीलर को सामान बेचे हो उसकी डिटेल हम लोग B2B इनवॉइस वाले टेबल में हम भरते हैं, ठीक है। फिर अगला है B2C लार्ज इनवॉइस, फिर हम लोग डिटेल भरेंगे, फिर अगले टेबल पे जाते हैं जब ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। देन हम लोग जाते हैं B2C लार्ज इनवॉइस पे। B2C, सी का मतलब समझ गए होंगे, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई टू इंटर स्टेट कंज्यूमर्स। अगर हमने दूसरे स्टेट में किसी कंज्यूमर को गुड्स बेचा है तो उसकी डिटेल हम लोग किस में देंगे, B2C लार्ज इनवॉइस में। और यहाँ पे कह रहा है कंज्यूमर या फिर कह लो अनरजिस्टर्ड डीलर, जिसको भी हम बेचे ना इंटर स्टेट दूसरे स्टेट में, वो एक कंज्यूमर है या फिर कह लो अनरजिस्टर्ड डीलर है, तो उसकी डिटेल हम लोग किस में डालते हैं, B2C लार्ज इनवॉइस में। और ध्यान रहे यहाँ पे कह रहा है वैल्यू कितने से अधिक है, 2,50,000 से अधिक है, ठीक है। इंटर स्टेट अगर हम किसी को सप्लाई कर रहे हैं और उसकी वैल्यू कितने से अधिक है, 2,50,000 से अधिक है। मान लो मेरा एक कस्टमर है राज नाम से, उसको मैं मान लो बिहार का है, उसने मेरे से 4 लाख का माल खरीदा, ठीक है ना, मतलब मैंने बेचा है, तो मैं उसकी डिटेल किस में भरूंगा, B2C लार्ज इनवॉइस में भरूंगा, ठीक। अगला क्या है, B2C स्मॉल। अब आप समझ गए होगे B2C स्मॉल क्या है, या फिर अदर्स, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई अदर देन B2C लार्ज, जो लार्ज के अलावा किसी भी कंज्यूमर को मान लो मैंने मेरा बिहार में एक कस्टमर है, किसने, रोहित नाम से, मैंने उसको 1 लाख का माल बेचा है, तो उसकी डिटेल हम लोग किस में डालेंगे, B2C स्मॉल में डालेंगे। या फिर अपने स्टेट में बात करूं, मान लो मेरा लखनऊ का ही डीलर है, लखनऊ में सॉरी एक कंज्यूमर है जिसने मेरे से 4 लाख का माल खरीदा, तो मैं उसको किस में डिटेल में भरूंगा, B2C स्मॉल में ही भरूंगा। क्योंकि ध्यान रहे B2C लार्ज में इंटर स्टेट कंज्यूमर्स की बात हो रही है, अपने स्टेट में नहीं बात हो रही है। अपने स्टेट में कंज्यूमर को चाहे जितना बेच दो, जितनी वैल्यू का, वो हमेशा किस टेबल में आपको फीड करना है, B2C स्मॉल को। तो इन टेबल्स को भी समझना बहुत जरूरी है ताकि हम सही टेबल में सही इंफॉर्मेशन को फीड करें। नेक्स्ट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, क्रेडिट नोट डेबिट नोट की। तो जाहिर सी बात है क्रेडिट नोट डेबिट नोट तो सबको समझ में आ रहा होगा। अगर हमने इनवॉइस की वैल्यू बढ़ाई या घटाई है, किसके अगेंस्ट, किसी रजिस्टर्ड डीलर के अगेंस्ट, यानी हमने जो B2B इनवॉइस जो हमने इशू कर रखे है ना, उसमें अगर कुछ भी ऊपर नीचे किया है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू किया उन लोगों को, तो हम लोग इसमें हम लोग फिट करेंगे इस टेबल में। अगला क्या है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट अगर क्या है, अनरजिस्टर्ड डीलर के अगेंस्ट चार्ज किया है, ठीक है। अनरजिस्टर्ड डीलर समझ गए होंगे। अगर हम B2C वाले ये दोनों में से अगर किसी के अगेंस्ट हमने चार्ज किया है क्या, डेबिट नोट क्रेडिट नोट, तो उसकी डिटेल हम लोग किस में देते हैं, हम लोग इस डेबिट नोट क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड डीलर वाली डिटेल में डालेंगे। फिर अगर आपने एक्सपोर्ट किया है, दूसरी कंट्री में कोई सामान बेचा है, उसकी डिटेल आप एक्सपोर्ट इनवॉइस वाले में चाहेंगे। नील रेट सप्लाई, अगर आपने कोई ऐसी सप्लाई की है जिसके ऊपर कोई GST नहीं चार्ज होती है, नील रेट है
है ना, जैसे आप लोग समझते हो एग्जेम्प्ट हो, नॉन जीएसटी गुड्स हो, नील रेट सप्लाई है, दैट मीन्स नील रेट सप्लाई में अगर आता है तो जाहिर सी बात है उसको हम लोग यहाँ पे फीड करेंगे इस टेबल में। टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, ये याद होगा, अगेंस्ट सर्विसेज ही है। अगर हमने किसी से एडवांस ले रखा है, गुड्स के अगेंस्ट एडवांस लेते तो उसकी जीएसटी जमा नहीं करनी होती है, लेकिन हाँ अगर सर्विसेज के अगेंस्ट अगर हमने एडवांस ले रखा है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी हमें कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को देनी होगी। देन एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस, तो जो एडवांसेस हमने ले रखे हैं उसका क्या होगा, उसका एडजस्टमेंट हम लोग कर, अगर हुआ है इस महीने, मान लो पिछले महीने कोई एडवांस लिया था, उसका इस महीने बिल बन गया तो उसका हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस, कितना एडवांस एडजस्ट कर दिया, उसका इस टेबल में डिटेल भरेंगे। HSN-वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, फिर हमें क्या देना होगा, HSN-वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा मोबाइल है, अब ये मोबाइल है, मोबाइल वाले जो HSN वाले, मान लो मैं मोबाइल भी बेचता हूँ, ईयरफोन भी बेचता हूँ, और भी पता नहीं क्या क्या बेचता हूँ, बैटरी भी बेचता हूँ, है ना, स्क्रीन गार्ड भी बेचता हूँ, सबका अलग अलग HSN कोड है। तो मैंने इस HSN कोड का कितना माल बेचा इस महीने, पिछले महीने, स्क्रीन गार्ड वाला HSN कोड का कितना हमने बेचा, तो वो सारी डिटेल्स हमें देनी होगी यहाँ पे। तो सर ये तो बहुत लंबा हो गया। HSN-वाइज समरी, जैसे ऐसा नहीं है, देखो इफ यू आर डूइंग मैनुअल अकाउंटिंग देन इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब तब तो बिल्कुल काफी आपको टफ लगेगा। बट यू नो रेगुलर डीलर जिसका टर्नओवर आपको पता है 1.5 करोड़ से ऊपर है, तो अगर रेगुलर डीलर हो देन मेंटेन करो, एक सॉफ्टवेयर तो खरीद ही सकते हो, टैली या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर, उसमें सब कुछ अपने आप जनरेट हो जाता है, HSN-वाइज समरी निकल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, आपको इतना मेहनत करना ही नहीं है। आपको ये सारा जो देख रहे हो ना, B2B इनवॉइस, B2C इनवॉइस, ये सारा का सारा टेबल आप कभी ध्यान दिया होगा, अगर आपने जीएसटी जब आपने टैली में पढ़ी होगी तो आप लोग GSTR-1 जाके रिपोर्ट देखते थे, वहां पे आता था B2C, B2A, हाँ B2, हाँ 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 सब हाँ। डिटेल याद आ गया है ना, यस सर। वो सब ऑटोमेटिकली जनरेट करके वहां दे देता है। और डॉक्यूमेंट इशूड, आपने कितने पिछले महीने आपने कितने नंबर से लेकर के कितने नंबर तक के इनवॉइस इशू किए हैं, उसमें अगर कुछ कैंसिल हुआ तो वो सब चीजें डिटेल आप यहाँ पे दोगे। अगर मैनुअली फीड करने बैठेंगे ना तो बिल्कुल टाइम लगेगा, लेकिन आज के समय में सब लोग किसका बहुत करता टाइम है, लगेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के समय में सब लोग क्या हेल्प लेते हैं, सॉफ्टवेयर की हेल्प लेते हैं। या तो आपके पास सॉफ्टवेयर और जीएसपी, याद है हम लोगों ने पढ़ा था जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स, जैसे टैली है, मार्ग है, बिजी है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनी है जो जीएसपी है आज, है ना। दूसरा नंबर ऑफलाइन यूटिलिटी, अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप जीएसटी पोर्टल पे उनका एक ऑफलाइन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, आप उसको डाउनलोड कर लो, उसमें आप फीड करो, वो एक्सेल जैसा है, फीड करना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ वो सॉफ्टवेयर कहाँ पे जीएसटी पोर्टल मतलब पे वो मिलेगा। डेली बेसिस में फीड करते रहे हाँ उसमें, फीड करते एक तरह रहिए से उस, रिकॉर्ड उसको भी बनाते रहे, हाँ बिल्कुल। तो वो तो भी ये मतलब एक हमारा बनता रहेगा, तो बर्डन नहीं पड़ेगा लास्ट में। हाँ लास्ट में पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप हर दिन शाम को बैठ जाइए और डिटेल भर दीजिए। तो ये देखो इन्होंने एक सॉफ्टवेयर दे रखा है, डाउनलोड्स में जाओगे, ऑफलाइन यूटिलिटी टूल दे रखा है इन लोगों ने, है ना। तो ये दे रखा है रिटर्न ऑफलाइन यूटिलिटी टूल, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। GSTR-4 वालों के लिए भी दे रखा है, GSTR-4 याद है, कंपोजिट डीलर्स, उनके लिए भी दे रखा है ऑफलाइन यूटिलिटी, और ये रेगुलर डीलर्स के लिए रिटर्न्स ऑफलाइन यूटिलिटी है, ठीक है। तो इसको आप लोग डाउनलोड कर लो, एक बार ओपन करके खुद चेक कर लेना, एक्सेल जैसा पूरा टेबल होता है वो, एक एक शीट में अलग अलग डिटेल्स भरनी होती है, ठीक। तो ये हो गया GSTR-1। अभी मैं आपको सिर्फ थियरी समझा रहा हूँ कि ये टेबल्स होते हैं, अभी दिखाऊंगा, अभी इसको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा अभी टेबल, और फिर फीड कैसे करते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे। अगला हम लोग को याद है GSTR-2A तो मैं नहीं दिखा रहा क्योंकि GSTR-2A तो चेक करना है, बस देख करके चेक कर लेना है। अब हम लोग बात करेंगे GSTR-3B की। नाउ व्हाट इज GSTR-3B? मेनली 11 टेबल्स आर देयर। कितने टेबल्स होते हैं? 11 टेबल्स होते हैं, 11 नहीं सॉरी, ये तो सेम कॉपी हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 टेबल सामने दिख रहा है इसलिए मैंने लिख दिया। प्रैक्टिकली जाओगे तो कुछ और टेबल्स आपको मिल सकते हैं ऐड होकर के, लेकिन
जो मेन टेबल है आपको इन 7 टेबल से मेनली मतलब है। नेक्स्ट सबसे पहला देखिए क्या है इसमें कोडिंग भी सबकी नंबरिंग होती है, यहाँ पे भी नंबरिंग होती है, इसकी मैंने नंबरिंग यहाँ मेंशन नहीं किया। यहाँ तो है 3.1, 3.2, 4, 5, 5, 6, 5 ऐसे इन्होंने बना रखा है 5.1। तो देखो 3.1 सबसे पहली डिटेल दो किस चीज की जाती है, टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई। यानी कि यहाँ पे जितने भी हमने आउटवर्ड सप्लाई किया होगा जिसका हमें टैक्स गवर्नमेंट को हमने दिया, और रिवर्स चार्ज के तहत भी हम टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं, तो उसकी डिटेल हमारा किस में जाता है, जीएसटीआर 3.1 में, मतलब सॉरी 3B में जाएगा। फिर इंटर स्टेट सप्लाई, अगर हमने कोई दूसरे स्टेट में सप्लाई की है तो उसकी डिटेल 3.2 में फीड कर दीजिए, और अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो उससे निकाल के आप यहाँ पे फीड कर दीजिए। सॉरी, एलिजिबल आईटीसी। नाउ नेक्स्ट, एलिजिबल आईटीसी मतलब कितनी आईटीसी आपको मिल रही है, जितना भी आपने परचेजिंग की है उसमें कितनी आपकी एलिजिबल आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। फिर अगर कोई एग्जाम्प्ट नहीं लिया, नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाई आपने किया है तो उसकी डिटेल आप भरिए टेबल में, इस टेबल में। इंटरेस्ट एंड लेट फी ये ऑटो जनरेट हो जाती है, कितना आपका इंटरेस्ट बना, कितना लेट फीस बना, अगर आप लेट जमा कर रहे हो तो, रिटर्न ये रिलेटेड फाइल कर रहे हो तो। पेमेंट ऑफ टैक्स, आपने पेमेंट अगर आपने कर दिया है, ये सब ये देखो पेमेंट ऑफ टैक्स का आपको डिटेल भरना नहीं पड़ेगा, आप जब पेमेंट करोगे तो यहाँ पे अपडेट हो जाता है। जैसे आप ऑनलाइन जब पेमेंट करते हो तो अपडेट हो जाता है, अगर ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर रहे हो तो आपको चालान नंबर BRN कोड आपको यहाँ डालना पड़ेगा। नेक्स्ट, TDS एंड TCS क्रेडिट, याद होगा TDS तो जब किसी हमने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सप्लाई किया होता है एक लिमिट से ज़्यादा, दैट मीन्स आई थिंक 1.5 लाख था या 2.5 लाख था, उससे ज़्यादा अगर सप्लाई करते तो सामने वाला जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जब मुझे पेमेंट करेगा तो TDS काट के करेगा। तो जब TDS वो काटा होगा ना, मान लो 4,000 रुपये TDS कटा है मेरा, तो 4,000 रुपये मेरे वो भी ITC उसकी भी मुझे मिल जाएगी। देखो क्रेडिट वाले रजिस्टर में चढ़ रहा है, एलिजिबल ITC एक तो यहाँ पर है, और एक TDS और TCS जो मेरा अगर कटा है तो उसकी भी क्रेडिट हमें मिलेगी। तो ये भी ऑटो जनरेट होता है, यहाँ पे हमें कुछ फीड नहीं करना है। तो 5वां नंबर 6वां नंबर ये, और सॉरी ये 5.1 एंड 5 पॉइंट, ये तो हमें टेबल फीड ही नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली फीड हो जाती है। ठीक है, तो ये भी तक हम लोगों ने ये समझ लिया, हमने GSTR 1, 2 के प्रोसेस समझे, GSTR 1 और 2 में सॉरी 1 और 3B में क्या क्या टेबल्स होंगे उनके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लिया। तो इतना सबको समझ में आया? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो अब आगे बढ़ने से अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को रिटर्न फाइल करना सीखना है। तो रिटर्न के लिए आप लोग को मैं बता दूं, अब ये रिटर्न्स आपको प्रैक्टिकली देखना है, तो इसके लिए हम लोग क्या जाएंगे, हम लोग यहाँ पे सिंपल सा YouTube पे पहुँच जाएंगे, और यहाँ पे आपको बस क्या लिखना है, हम लोग को GSTR 1 पहले सीखना है। GSTR 1 बाय दीपक गुप्ता आप जैसे ही लिखोगे आपको यहाँ गूगल पे मिल जाएगा GSTR 1 बाय दीपक गुप्ता। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, तो आपको GSTR 1 का प्रोसेस पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और GSTR 3B जब आपको देखना है इसके बाद, तो GSTR 3B लिख करके एंटर करेंगे तो हमें GSTR 3B में मिल जाएगा। तो आज आपका यही टास्क है, ये 2 वीडियो अच्छे से चेक करना है। ठीक है, ये 2 टेबल हैं जिनको हमको अच्छे से समझना है। अभी ये डिस्कनेक्ट हो रहा है, फिर से हम लोग कनेक्ट होंगे।